नमस्ते टू ऑल। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक जो आपको इजीली 4-5 नंबर दिला सकता है, लेकिन आपको इन्हें पहचानना आना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीचेस आपके में बेसिक लेवल पर सिर्फ 7 हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल पर बैठते हैं तो फिर इनकी गिनती कम से कम 15 से 20 होती है। जो मेन 15 से 20 होती है वो आपको एग्जैक्टली सही से आनी ज़रूरी होती है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच का क्या होता है कि आपस में सेम ही लगती है कि कौन सी जो फिगर ऑफ स्पीच हमें लगानी है। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं ट्रिक से आपको बताऊंगी। क्या ट्रिक्स हैं, कैसे आपको पहचानना होता है कि अगर आपको नहीं पता कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तो हम समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ट्रिक क्या होती है, तरीका क्या होता है। जब दो फिगर ऑफ सेम होती है तो फिर क्या करना होता है, किस तरह से उसको पहचानना होता है, क्या उसका आंसर एक्चुअल में फिर होता है एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग। डेफिनेशंस को समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है, सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि डेफिनेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि किसकी डेफिनेशन है, या फिर फिगर ऑफ स्पीच दे दी जाती है, उसके नीचे लाइनें लिख दी जाती हैं 4 कि इससे रिलेटेड या इसके बारे में कौन सा करेक्ट है। तो चीज़ें सारी समझेंगे छोटे से जो भी वीडियो हमारी होगी इसमें। फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इसकी जो होगी, एक तरह से इसकी परिभाषा, फिगर ऑफ स्पीच ही क्या है पहले इसको समझें, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। तो फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में हम अलंकार इनको कहते हैं। जो हिंदी के अलंकार है सेम इंग्लिश के अलंकार है, सेम है। आपको हिंदी कोई भी अगर आप देखते हैं कि समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी में उसको पढ़ लीजिएगा, सेम वही आपकी इंग्लिश में होगी। इसका मेन वर्ड क्या होता है, रिटोरिकल। रिटोरिकल क्या होता है, किसी चीज़ को सजाना, अलंकृत करना, आभूषणों से सजाना, डेकोरेट करना, रिटोरिकल होता है। और यही वर्ड मेन होगा आपका एग्जाम में, क्योंकि ये वर्ड जब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दिया जाता है तो ये वर्ड जरूर वहाँ पर होता है फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन में, या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अगर पूछा जाएगा तो रिटोरिकल वर्ड मेन है। फिर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये फिगर ऑफ स्पीच है रिटोरिकल फिगर, मेन वही है कि रिटोरिकल फिगर स्पीच होता है। इट इज़ एन इंटेंशनल, जो जानबूझकर डेविएशन, जो विचलन किया जाता है, जानबूझकर इसका पृथक्करण, विचलन, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड होता है डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, और सामान्य लैंग्वेज से फॉर द शेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। एक जो सामान्य लैंग्वेज को एक सजाने के लिए, सुंदर करने के लिए, एक अच्छा सा, कहते हैं ना कोई किसी के बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगता है जैसे फूल से झड़ना हो, तो वो जो फूल से झड़ना हो, जो अलंकृत करना होता है, वो फिगर ऑफ स्पीच होती है। किसी की लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है, सजाना, किसी पोएम को इतने अच्छे से वर्ड उसमें डाल देना कि वो हाँ अच्छे लगने लगे, सुंदर लगने लगे, देखने में भी, पढ़ने में भी और सुनने में भी। मेन चीज़ फिगर ऑफ स्पीच यही होती है। पीसी रैन ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी है, मार्टिन का नाम भी इनके साथ आता है, लेकिन मेन पीसी रैन ने की फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce greater effect। मतलब वही है कि एक सामान्य भाषा को ग्रेटर इफेक्ट देने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ना फर्स्ट हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन होती है, मीन्स अनुप्रास, अलंकार जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, अनुप्रास अलंकार। अब इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। दूसरा, ये और एसोनेंस जो होते हैं, स्वरावृत्ति जिसे कहेंगे, ये फिगर ऑफ स्पीच और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच दोनों सेम सी ही लगती हैं। दोनों में डिफरेंस करना, या तो आपको समझाया, आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आपको जो है समझाने का तरीका फिर गलत है, जो आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। तो वो मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने रखी होगी, तो ये वर्ड आपके सामने ज़रूर होंगे उस डेफिनेशन में कि रिपीटिशन, जो रिपीट होती है, आवृत्ति होती है बार बार किसी चीज़ की, ऑफ सिमिलर साउंड्स, लेटर्स एंड सिलेबस, मीन्स साउंड, लेटर्स एंड सिलेबस इन्होंने दे दिया है, जो एक ही ध्वनि के होंगे, या तो वॉवेल होंगे या साउंड्स होंगे,
हमारा मेन उससे वो नहीं रहता टारगेट। मीन्स क्या, हमें वर्ण की आवृत्ति, मतलब जो हमारे हिंदी के वर्ण हैं, ऐसे कै खे गे ऐसे नाराज से आम, ये जितने भी हैं ये वर्ण होते हैं, तो इन्हीं का रिपीट होता है। जैसे हिंदी का एग्जाम्पल क्या होता है, बंदो गुरुपद पदम परागा। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो रिपीट हुआ, वो पे है, पे है, पे है। इस तरह का जो पहला अल्फ़ाबेट आप जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, पहला वर्ण होगा, वो कई बार अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो समझ लीजिएगा अनुप्रास अलंकार वहाँ पर है। सेम हम सुरुचि सुभाष, यहाँ भी से है, से है, से है। सेम हमारा वर्क करता है इंग्लिश में। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ, आप इजीली इसको पहचान सकते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आई आपको तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट ABCD, ए से लेकर जेड तक कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो बार बार आपको इस सेंटेंस में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमें साफ क्या दिख रहा है, F हमें बार बार रिपीट होता दिखाई दे रहा है। और जब ये इस तरह का वर्ड F F F बार बार रिपीट होता है तो वहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। ये शेक्सपियर की लाइन है, क्योंकि ये लाइन शेक्सपियर की पूछी भी जाती कि ये लाइन किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की लाइन है। इसी तरह सेम एग्जांपल यही है, यहाँ भी आप देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट आपको बार बार, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ABCDEFG है, ये जो जेड तक होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं। तो द फील्ड ऑफ फ्रीडम फिक्शन, कौन सा वर्ण में, अगेन हमें फे, यहाँ नहीं, यहाँ एफ याद रखेंगे कि पहला वर्ड होना चाहिए। किसी भी वर्ड का पहला अक्षर अगर सेम है, ये नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर ऑफ में बाद में आ रहा है तो ये नहीं गिना जाएगा इसमें। किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, ये वर्ड है फ्रीडम पूरा, इसका पहला अक्षर, ये फैक्शन वर्ड है पूरा, इसका पहला अक्षर, ये फेम वर्ड है, इसका पहला अक्षर। ऐसा नहीं है कि ऑफ बाद में आ रहा है, ये नहीं। अगर ये फे यहाँ पर फुल हो जाता मान लो, तो ये एफ हमारा फिर इसमें काउंट होता है। तो एफ एफ का रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। सेम इस सेंटेंस में आप खुद गैस कीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ ये पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है और आपके लिए भी। नहीं समझ में आ रहा तो फिर और कोई तरीका देखते हैं कि ताकि आपको समझ में आ सके। तो इस पूरे सेंटेंस में क्या शब्द, कौन सा अल्फ़ाबेट आपको रिपीट होता दिख रहा है। अल्फ़ाबेट तो आप समझते हैं, जानते हैं, ABCD वो जो 26 लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। कौन सा दिख रहा है हमें, एस ज़्यादा दिख रहा है, 3 बार दिखाई देगी हमें, तो मीन्स यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट फिर एक और एग्जांपल, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड हिज हॉटी। तो यहाँ तो पहचानना बिल्कुल आपके लिए इजी हो गया होगा, क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें H ना दिया हो। हर वर्ड में H अल्फ़ाबेट है, और पहला वर्ड अगर सेम होता है लगभग 3 में होना चाहिए, 2 से 3 में होना चाहिए, 1 में ही नहीं। 1 में तो क्या मैच कर ही नहीं पाओगे, लेकिन तो हर वर्ड में H आ रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी हमारी, एलिट्रेशन, मीन्स अनुप्रास अलंकार। ये स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे, एलिट्रेशन। नेक्स्ट इसी की जैसी अब मैं देखूँ आपसे बात करूँ एसोनेंस की होती है, कि एसोनेंस में तो वोवेल साइंस रिपीट किए जाते हैं। अब इसमें भी स्वरावृत्ति होती है कि स्वर के मतलब स्वर कौन से हमारे, A, E, I, O, U, ये हमारे स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं, मीन्स ये हमारे वॉवेल्स हो गए। अब ये जो वॉवेल हैं 5 होते हैं। अब इनकी जब आवृत्ति होगी द्वारा से ये रिपीट होंगे, पर कंडीशन क्या होती है, एसोनेंस। इसमें तो क्या है कि पहला ही वर्ड का पहला ही अल्फ़ाबेट होता है। इसमें कैसे रिपीट होंगी कि वॉवेल साउंड्स आर रिपीटेड इन ए लाइन, एक ही लाइन में वॉवेल साउंड रिपीट होगी कैसे, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर। आपकी जब डेफिनेशन पूछी जाती है, एसोनेंस की डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो ये इन दोनों में से कोई सी लाइन वहाँ पर जरूर होगी, ठीक है। स्पेशली ये वाली ज़्यादा रहती है कि एसोनेंस इज
द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। और यहीं पर इसकी सारी डेफिनेशन जो है छिपी होती है। मीन्स क्या होता है कि समान स्वरों की पुनरावृत्ति पास के शब्द के अनुक्रम में होती है। ये आपको समझ में नहीं आया, वो शुद्ध हिंदी है बिल्कुल। मीन्स एग्जाम्पल से हम देखेंगे। अब ये हमारे वॉवेल हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हो, डू यू लाइक ब्लू, तो पहचानेंगे कैसे डू यू लाइक। अब वॉवेल का कौन सा इनमें से, ये ध्यान दीजिए, वॉवेल कौन सा हमारा, यू हमें यहाँ पर दिखाई, ओ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओ यू भी है, ठीक है। लेकिन जो पास वाला वर्ड होगा वो वॉवेल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और इसके साथ में ओ वॉवेल है। तो डी के तुरंत बाद कौन सा है, ओ, वाई के तुरंत बाद कौन सा है, ओ। तो यहाँ पर अगर इस तरह की कंडीशन आएगी आपके एग्जाम्पल में तो समझ लीजिएगा वहाँ एसोनेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच है। और एग्जाम्पल से समझेंगे, मीन्स इस चीज़ को आप हटा दीजिएगा। ओ हमारा वॉवेल है, साथ में इसके क्या लिखा था कि पास के शब्द के अनुक्रम में होगी, मीन्स इनके पास पहले होगा, बाद में नहीं माना जाएगा। ओ से पहले एक लेटर आना इस तरह जरूरी है, कोई सब एक हो, दो हो, तीन है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ओ कंडीशन दोनों की सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ भी एक लेटर के बाद ओ आ रहा है, यहाँ भी एक लेटर के बाद ओ आ रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, यहाँ पर वॉवेल क्या है हमारा, ई, अब ई से पहले एक अल्फ़ाबेट है, एफ है, ई से पहले एक लेटर अल्फ़ाबेट एन है, ई से पहले एक अल्फ़ाबेट डी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाथ दाई ब्रीदिंग स्टेज, चलो ये देखते हैं मिकी स्टेज। अब इसमें एक अब बात होता है कि एपोस्ट्रोफी का साइन यहाँ पर है, इसको चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, बाथ दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मेकिस। अब यहाँ पर देखिए वॉवेल क्या, हमारा वॉवेल जो है वो कौन सा आ रहा है। तो जब इस सेंटेंस को देखेंगे तो हम, अब आप थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ है। तो पहले तो हमें वॉवेल देखने की वॉवेल कहाँ पर है। तो वॉवेल एक ए यहाँ पर है, लेकिन ए का कोई और वर्ड यहाँ दे नहीं रखा। फिर यहाँ पर ई है, अब ई से पहले ये एच आ रहा है, फिर यहाँ पर ये सेम हो रहा है, आर, ई से पहले आर, ई से पहले आर, ये दोनों जो हैं सेम अपने अनुक्रम में दे रखे हैं, एक सा इनका क्रम है। आर से पहले ई लगेगा, ये भी ऐसा नहीं कि ये यूज़ नहीं करेगा, लेकिन वॉवेल से पहले एक दूसरा वर्ड आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ब्रीथ ट्रीस, ब्रीथिंग ट्रेसेस। तो इनकी जो साउंड भी सेम होगी और जो स्ट्रक्चर इस फिगर ऑफ स्पीच के अनुसार है वो भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डे द विंड ब्रीथेस लो विथ मिलो टोन, यहाँ भी लो मिलो ये दोनों सेम बैठ रहे हैं। अब आप ये देखिए ध्यान से, बहुत सेंटर इसको इसीलिए इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझना इसके लिए मुश्किल होता है कि किसको समझ ही नहीं पाते कि ये किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से दे दिया। पूरा सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और फिगर ऑफ स्पीच की जब हम पहचान आपको बताएंगे, जब मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ ये मैच करता ही नहीं ये सेंटेंस। फिर आप अगर इसके साथ सिमिली दे दें तो इसमें उसका कोई ट्रिक नहीं है, हाइपरबोल दे दे वो भी नहीं है। यहाँ पर क्या आपको फिर अपना दिमाग लगाना होगा कि चारों फिगर ऑफ स्पीच में से कौन सा हो सकता है। एसोनेंस है तो उसमें एक बार ये ट्राई जरूर कीजिए कि कोई भी वॉवेल साउंड होती होगी और वो सेम साउंड करेंगे। जैसे लो है और यहाँ भी लो है, यहाँ पे डू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे फी है, यहाँ पे री है, यहाँ भी री है। जो इनका उच्चारण निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन लिख रहा है, वो री ही तो निकल रहा है दोनों का मिलकर, या फी ही तो निकल रहा है, या नी ही तो निकल रहा है। नियर, डियर, डू, यू। सेम यहाँ पर है लो, ये लो का हिंदी बन रही है लो, और ये भी लो की ही बन रही है, इसे भी लो ही बोलेंगे, मिलो। और ये एसोनेंस की पहचान है। फिर भी थोड़ा कंफ्यूज लगेगा तो आगे देखेंगे। बाकी जो बोलना है, उच्चारण है वो सेम रहेगा और स्पेलिंग आपस में सेम सी रहेगी।
ओ यहाँ पर इस तरह से यूज हो रहा है और यहाँ पर डू यू इस पर यूज होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपिस्ट्रॉफी को। एपिस्ट्रॉफी कहते हैं संबोधन अलंकार। संबोधन किसी को जो संबोधित करके हम बुलाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, एक नॉर्मल सी कई बार पूछी जाती है। क्या? डायरेक्ट एड्रेस टू एब्सेंट, डेड पर्सन, आइडिया, ऑब्जेक्ट, क्वालिटी। मीन्स कोई भी एब्सेंट होगा, डेड होगा, मृतक होगा, कोई पर्सन हो, आइडिया हो, ऑब्जेक्ट हो, क्वालिटी हो, कुछ भी, उसे ऐसे बात करेंगे जैसे हम उससे बात कर रहे हैं। उस आइडिया को कोई भी, मतलब डेड भी है, एब्सेंट भी है, उससे हम ऐसे बात करेंगे, उसको संबोधित करके बात करेंगे जैसे वो हमारे सामने खड़ा हो। किसी को संबोधित करके बात कहनी। अब इसके एग्जाम्पल में आपको क्या है पहचान, मेन चीज़ तो ये एपिस्ट्रॉफी का साइन यहाँ पर होगा आपके। फिर अगर ये नहीं है तो नाउन जो होगा उसके तुरंत बाद कॉमा लगा हुआ होगा। अब जब हम देखते हैं, हमने एसोनेंस में जो एक एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ भी एपिस्ट्रॉफी का साइन जो वो आ रहा था। तो फिर ये एक वो होता है, अपवाद सा होता है कि यहाँ भी तो है। और मीन्स वही बिगेस्ट इफ से यहाँ बात की जा रही है कि बात द ब्रीदिंग ट्रेसेस, यहाँ भी तो संबोधित करके ही बोला जा रहा है। तब आपके सामने दो कंडीशन एक तो होती है। अगर आपका एग्जामिनर इस वाले एग्जाम्पल को देता है तो वो या तो एसोनेंस लिखेगा, ऑब्जेक्टिव जो दिए जाएंगे चारों में से, वहाँ पर फिर एपिस्ट्रॉफी नहीं होगा, या फिर एपिस्ट्रॉफी ऑब्जेक्टिव में दे देगा चार ऑप्शन में, एसोनेंस वहाँ पर नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ही फिगर ऑफ स्पीच का नाम वहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि ये एपिस्ट्रॉफी का भी एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल एसोनेंस का भी, इस वाले फिगर ऑफ स्पीच का भी है और ये एपिस्ट्रॉफी का भी एग्जाम्पल है। दोनों में ये मैच करेगा, शूट करेगा। दूसरा, अगर बाई चांसली एग्जामिनर ने दे दिया तो फिर ये आपत्ति में जाएगा, रिचेक होने के लिए एग्जाम्पल जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, दोनों में से कोई सा भी आप, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में दोनों ही हैं तो दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। पर फर्स्ट क्या हुआ, आप एपिस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे फर्स्ट में। फिर अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बात आती है एपिस्ट्रॉफी में। संबोधन अलंकार है किसी को संबोधित करके बात कहना। एक हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वर्ड बोलते हैं मित्रों, मित्रों ही तो बोलते हैं, फिर उसके आगे लाइन बोलते हैं कि मित्रों तो पकौड़े बेच लो, पकौड़ों का बिजनेस भी बताते हैं कि ये बिजनेस करो, नौकरी पे क्यों डिपेंड कर रहे हो। तो जो मित्रों को संबोधित करके कहते, भले सामने मौजूद हैं लेकिन इनका संबोधन का वर्ड इनका एक मेन है, मित्रों करके ही बोलते हैं। तो ये भी संबोधन अलंकार है, एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल, विल्टन एपिस्ट्रॉफी का साइन आ गया, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ये जो पहले तो आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं मेरे से या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो पहले तो आप ये ध्यान से बताइए कि लाइन कही किसने और किसके लिए कही है। तो आसान है किसके लिए कही है, पर कही किसने और कौन से वर्ग में कही है। तो इस लाइन को आप देख के लिख के बताएं। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज मिल्टन, जो मिल्टन अभी प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में कहा जा रहा है, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें इस आर पे लिविंग मतलब होना चाहिए था। लाइफ जिंदगी, आई नो व्हाट द वर्ड, तुम्हारी क्या कर, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या कर। कोई बेचारा जिंदगी से परेशान है, जीवन से लाइफ, तो वो लाइफ को से ऐसे बात कर रहा है जैसे लाइफ सामने खड़ी है उसके। आई नो व्हाट द वर्ड, लाइफ से एक इंसान की तरह बात कर रहा है कि जैसे सामने, तो संबोधित करके बात कर रहा है। और सीधा सा साइन एपिस्ट्रॉफी, इसका एपिस्ट्रॉफी का साइन लगा हुआ है। फ्रेलिटी, यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी का साइन यहाँ नहीं, भले यहाँ पर है, अगर यहाँ ना दिया जाए तो ये नाउन के बाद जो कोमा आपको बताया गया वो कोमा यहाँ पर लगा हुआ है। फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन, तुम्हारा नाम क्या है, औरत का है। ये वाला एग्जाम्पल किस ऑथर का है और कौन से उनके प्ले में कहा गया है, अब इस चीज़ को भी आप जज कीजिए, क्योंकि यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता ही है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि किसने कही है, कौन से प्ले
इसकी लाइनर कौन सा इसका ऑथर है, बहुत आसान है आपके लिए। सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो है वॉल्ट विटमैन की पोएम जो है ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसमें एपोस्ट्रोफी का इतना यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच का, बहुत पूरी पोएम में एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। इससे अच्छा एग्जाम्पल एपोस्ट्रोफी का कोई है नहीं, तो इसको बेस्ट माना गया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आपने यूपी बोर्ड के शायद टेंथ में या 12th में है ये। स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया। बात आती है एंथेसिस की। अब एंथेसिस है या ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो, दोनों में विरोध होता है, दोनों में ही विपरीत वर्ड आते हैं, एंटोनिम जो है यूज किए जाते हैं। तो पहले एंथेसिस को हम समझ लेते हैं। विलोम और विपरीत शब्द का ये होता है कॉन्स्टेंटेड आइडिया, जो विपरीत होते हैं। वर्ड्स आर सेट ओवर अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत रखे जाते हैं वर्ड्स लाइक कैसे हो सकते हैं, जैसे गॉड है तो इंसान भगवान हो गया, दूसरा क्या था मैन। अब इसे राक्षस नहीं कहेंगे, गॉड है, भगवान है तो राक्षस नहीं, भगवान और इंसान, ठीक है, क्योंकि भगवान ने जो ईश्वर है उसने इंसान को बनाया, एक दूसरे के ये अगेंस्ट माने गए। कंट्री किसने है, तो कंट्री बड़ा देश हो गया, टाउन छोटा हो गया। और जो किसी को मतलब किसी एरर को जो गलती करना भूल करना होता है, फॉरगिव क्षमा करना होता है। ह्यूमन मानव हो गया, डिवाइन हो गया, दैवी है। यूनाइटेड इकट्ठा मतलब एकत्र होना, जो एक साथ करते हैं काम इकट्ठे। डिवाइडेड डिवाइड होकर कोई काम करना। एग्जाम्पल किस तरह से दिए जाएंगे आपको, गॉड मेड कंट्री, गॉड ने कंट्री बनाई, मैन मेड टाउन। अब यहाँ पर एक ही मार्क्स जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम मैन प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोज करता है। टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, क्षमा करना दैवी होता है। यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। ये एग्जाम्पल में दोनों में विपरीत एक दूसरे के अगेंस्ट वर्ड आए, ठीक है। अब हम ऑक्सीमोरन को देखते हैं। ऑक्सीमोरन विरोधाभास, ये भी सेम होता है। टू अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स आर पुट टुगेदर, पर ये इंग्लिश की डेफिनेशन और इंग्लिश की उसकी डेफिनेशन सेम भले उसमें वर्डिंग अलग है, लेकिन बात ये है कि विलोम शब्द अपोजिट आइडिया वर्ड्स यूज होंगे। लेकिन जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में ये क्या कहता है, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना। यहाँ से आपको इसका सही मतलब समझ में आता है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो चीज़ें आपके हिंदी में मैच करती है इंग्लिश हिंदी में, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है हमारे इंग्लिश में, तो वही हमारी हिंदी में अलंकार है, तो वहाँ आप उसको पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। दोनों का मतलब यही है, इसका मतलब यही था वर्ड्स और आइडिया सेट अगेंस्ट टू अदर, अगेंस्ट विपरीत है, इसका मतलब यही है कि आइडिया वर्ड्स पुट टुगेदर जो अपोजिट होंगे, विलोम शब्द होंगे, दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे। लेकिन हिंदी के जब हम सर्च करते हैं तो विरोध नहीं होने पर विरोध का आभास होना, मतलब इस वहाँ पर तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा एंथेसिस, वहाँ पर तो बिल्कुल कंप्लीट एक दूसरे के अपोजिट होने हैं। यहाँ पर विरोध नहीं होगा, अपोजिट नहीं होंगे, लेकिन आभास होगा। कैसे, लाइफ इज ए बिटर स्वीट। अब बिटर क्या होता है, कड़वा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ये वर्ड हो गए। लाइफ इज ए बिटर स्वीट, दोनों अपोजिट हैं, लेकिन लाइफ में बिटर स्वीट क्या होता है, सुख दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, अपोजिट ही है। लेकिन लाइफ क्या है, लेकिन है कंप्लीटली लाइट, जो भी विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो रहा है। पर जिंदगी जो है एक्चुअल में जो दोनों चीज़ों का तालमेल साथ में चलता है, खुशी होगी, गम भी होगा, हंसी होगी, रोना भी आएगा, सब चीज़ें साथ में होंगी। तो यहाँ इस चीज़ के विरोध की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ इज स्वीट भी कहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, विरोध आपस में नहीं है, दोनों एक तरह से ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ की, कि हंसते हंसते नहीं कर सकती है, परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। इसका आसान ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आता है, लेकिन इसका समझने वाला आसान सा एग्जाम्पल दूसरा है, द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर। जो लड़का है वो रेगुलर रोज़ अपसेंट होता है, रोज़ इरेगुलर होता है, अपसेंट होता है। तो ये रेगुलरली जो है ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे हम कह देते द बॉय इज़ इरेगुलर, कि बॉय जो है वो
रोज, जो लड़का है द बॉय इज अनियमित, ये वर्ड अनियमित हो गया, अनियमित है। तो अगर हम कहते सीधे कि लड़का रोज अनियमित आता है, कि रोज नहीं आता, तो ये चीज़ भी काफ़ी होती है, विरोध करने की जरूरत नहीं होती। विरोध न होने पर विरोध का आभास यहाँ पर हो रहा है, विरोध की जरूरत नहीं है। अगर इस सेंटेंस को हटा दें तो ये तो सीधे सीधे हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। तो दिस इज एन ओपन भी है और रहस्य भी है। लेकिन अगर हम कह दें कि ये दिस इज एन ओपन, जो कोई बात भी है, कोई सीक्रेट भी है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि सबको पता है, सीधी सी बात कही जा सकती है, हर कोई इस बात को जानता है। तो सीक्रेट वगैरह वर्ड्स हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, जो कोई बात भी हो रही है वो सबको पता है, खुली हुई है। तो रहस्य वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ही इज ए वाइज फूल, मतलब फूल क्या होता है, मूर्ख, वाइज होता है बुद्धिमान, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। लेकिन वाइज फूल क्या हो, जैसे पेडागॉजी अगर हम थोड़ी सी समझे तो बुद्धि जो बांटी गई, जो प्रतिभाशाली बालक है, फिर श्रेष्ठ बालक हो गए इस तरह से। लेकिन जो हाईएस्ट होगा वो प्रतिभाशाली हो गया। इसी तरह मूर्खों में जो हाईएस्ट होगा उसको भी हाथ में रख के वाइज कहा है कि मूर्खों में भी महामूर्ख है वो। तो अगर सीधा से कह दें कि ही इज फूल, तो ये भी पर्याप्त होगा कि वो मूर्ख ही रहना है। अब मूर्खों में विद्वान उसको कह दे, मूर्खों का विद्वान कह दे उसे, तो भी बात वही है। और सीधे सीधे मूर्ख कह दे तो भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। तो बात को विरोध करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी यहाँ पर विरोध का आभास होता है। आभास ये हो रहा है कि वो मूर्ख है, तो वाइज वर्ड की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे अपनी बात कही जा सकती है। इसी तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच थे नेक्स्ट, सिमिली एंड मेटाफर, दोनों में इनमें कंफ्यूजन रहता है, मेटाफर और सिमिली। सिमिली क्या है, जो उपमा अलंकार आप हिंदी में पढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे उनमें जो है कंपेयर की जाएगी। और पहचान क्या होगी कि इसके सेंटेंस जो दिया होगा आपके सामने उसमें एज, या तो एज होगा या सो होगा या लाइक होगा, तीनों में से कोई एक वर्ड जरूर होगा। जैसे हिंदी का जो एग्जाम्पल, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो जो चंद्र सा सुंदर है ये इसका मेन जो है सिमिली है। एज के लिए कह लें या सो के लिए कह दें या लाइक के लिए, बात हुई है, चंद्र सा सुंदर है। यहाँ इस सा वर्ड से हमें पता है चलता है कि उपमा अलंकार है। वहीं दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा सोल जो है वो स्टार के जैसी। तो ये जो लाइक वर्ड आ रहा है इससे हमें पता चलता है ये उपमा अलंकार है। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, ये जो एज वर्ड आ रहा है इससे हमें पता चलता है सिमिली है, ये उपमा अलंकार है। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसके वर्ड जो है शहद की तरह मीठे हैं। इस वर्ड से हमें पता चलता है सिमिली। वहीं हम मेटाफर जब कहेंगे तो वहाँ पर ये लाइक सो वर्ड नहीं आएंगे, लाइक सो एज वर्ड नहीं आएगा, ये रूपक होता है। जैसे वहाँ तो मुख चंद्र सा सुंदर, यहाँ सीधे सीधे कहें मुख चंद्र है। यहाँ अब आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे, एज यू सो लाइक वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होंगे। एक इम्प्लाइड सिमिली होती है, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, वर्ड्स कंपेरिजन आर नॉट यूज, कंपेयर के शब्द होंगे जैसे सा सी से, ये यूज नहीं होंगे, यानी कि सो एज लाइक वर्ड यूज नहीं होंगे। मुख चंद्र है, अब आप मान लो कोई फ्रेंड है आपकी, आपको लगता है कि वो सुंदर है, एक तो आपने कह दिया कि भाई चांद से सुंदर है, कि तुम चांद के जैसे सुंदर हो, तो ये तुलना कर दी। अब एक इतना मतलब आपके मन में इतना लव है या दूसरे की तरफ इतना मतलब स्नेह है, प्रेम है कि आप सीधे सीधे कहो भाई मतलब तुम चांद ही हो, उसे ही पूरा चांद बता दिया जाए, तो वो वहाँ पर मेटाफर यूज होगा, रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा क्या मुझे लगता है लड्डू गोपाल की तरह, उसकी हरकतें भी ऐसी हैं, उसको चलने का ढंग, उसके बोलने, उसकी हरकतें सेम वैसी हैं जैसे लड्डू गोपाल की हमारे यहाँ होती हैं। तो मुझे फिर मैं उसको लड्डू गोपाल कहती हूँ, मुझे लड्डू गोपाल सा नहीं लगता, मुझे वो लड्डू गोपाल ही लगता है, मैं उसको लड्डू गोपाल ही बोलती हूँ। फिर मैं कंपेयर नहीं कर रही। अगर मैं कंपेयर करती हूँ कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल सा है, तो वहाँ पर
सिमिली अलंकार होगा, क्योंकि सा वर्ड यानी कि माई चाइल्ड इज लाइक लड्डू गोपाल, तो लाइक वर्ड जो मैंने जोड़ दिया मीन्स वहाँ पर सिमिली है, पर मुझे वो उनके जैसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात वही है। तो माई चाइल्ड माई बेबी इज लड्डू गोपाल, तो वहाँ पर क्या है, मेटाफर है, तुलना तो करी जा रही है, तो तुलना वाले शब्द नहीं यूज किए जा रहे हैं। डायरेक्ट किसको चांद कहना कि तुम तो चांद हो, तो मेटाफर है, और तुम कहते तुम चांद जैसे हो या जैसी हो, तो सिमिली होगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर एपिथेट और हेपेलेस। ट्रांसफर होता है किसी चीज़ को तबादला करना है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। एपिथेट एक खंड वर्ण होता है, किसी चीज़ को खंड को करना या एक उपाधि देना। हाइपलेज भी सेम होता है। अब ट्रांसफर ऑफ एन एपिथेट और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव फ्रॉम द पर्सन टू ए थिंग, यहाँ पर इसकी मेन जान डेफिनेशन की है, और डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्पल में। क्या हुआ, किसी भी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव का मतलब मीन्स यहाँ से पर्सन टू ए थिंग, इंसान से बात किसी चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। बात इंसान की कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या आ जाएगी, कोई चीज़ के बारे में वो ख़त्म होगी बात। एग्जाम्पल से समझना आसान होगा कि ही पास्ड, ही क्या है, पर्सन, पास्ड एन एनेक्सियस नाइट, चिंतित रह रहा ऑन ए रेस्टोरेंट, तो बात इंसान से हुई, बात कहाँ पर खत्म हुई, पिलो पर खत्म हो गई कि तकिए पर रखकर वो रेस्टलेस मतलब पूरी रात वो पूरी रात वह पूरी रात चिंता मेरा और तकिए पर जो है सर रखकर अपना सो गया। तो मेन बात किस पे हुई, पिलो पे ख़त्म हुई, तो ट्रांसफ़र ही से जाकर पिलो पे हो गया। द प्रिजनर वॉज प्लेस्ड इन द कंडेम्ड सेल, जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, वॉज प्लेस्ड कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ प्लेस कर दिया गया उनको, जेल में, दूसरी कंडेम्ड सेल में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इंसान से बात जेल की शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, द प्लोमैन होमवर्ड, यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। द प्लोमैन, जो हल जोतने वाला, होमवर्ड प्लोट्स हिज वे, अपने जो रास्ते की ओर चल रहा है, तो बात कहाँ जाती है, थके हुए रास्ते की ओर चल रहा है, तो प्लोमैन से थके हुए रास्ते पर जो ट्रांसफ़र हो गया है सेंटेंस। ए लेक्री प्रेजेंटेड, लेक्री जो होता है जो एक तरह से नीचे लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं। एन ऑब्सिक्यूस कप ऑफ कॉफ़ी, एक ऑब्सिक्यूस कप को एक मतलब एक शौकपूर्ण जो प्याला होता है, एक अच्छा मतलब कप ऑफ कॉफ़ी ठीक सा नहीं दिया, तो लेक्री प्रेजेंटेड, एक जो लेक्री पर्सन है उसने क्या, उससे कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कप ऑफ कॉफ़ी पर बात ट्रांसफ़र हो गई। ना यहाँ पर ही मैं फिगर ऑफ स्पीचेस रोकते देखते हैं कि मतलब क्या आपको कितना समझ में आता है। अदरवाइज मैंने नोट्स में और भी लिखी हुई है मैंने, आप पहले इसको देखते हैं, इस पर क्या कितना आपको समझ पाते हैं, नहीं तो फिर दोबारा से कोशिश करेंगे।